स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल हाई स्कूल क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखी हुई आ रही है। तो इससे ये सूचित होता है कि आज हम भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को जानेंगे और समझेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से ही इस देश में संविधान के तहत ही सारे कानून नियम वगैरह होते हैं और चले आते हैं। हमारी परीक्षाओं में भी भारतीय संविधान में जो भी धाराएं हैं उनके बारे में या भारतीय संविधान से संबंधित नियम कानूनों के बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों समय को बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों आपका इस चैनल पे स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है और हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जो गलतियाँ त्रुटियाँ होती हैं हमसे उसको भी दर्शाएं ताकि हम उससे आगे ठीक कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन वाले इलाके में, मतलब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आप उससे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी जान लेते हैं। दोस्तों लोकतंत्र प्रतिनिधि संस्थान तानाशाही शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पनाएं भारत में नई नहीं है। प्राचीन भारत के अनेक भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि विचारण मंडल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं विद्यमान थीं। वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलने लगता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का विवरण मिलता है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों देख सकते आपने जाना कि ये पहले से ही ये चलता आ रहा है। भारतीय संवैधानिक विकास कुछ इस प्रकार हुआ है दोस्तों, हम लोग उसको भी देख लेंगे। भारत में संवैधानिक विकास सबसे पहले जो आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें उसके बाद उसका संशोधन हुआ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1784 के बाद अधिनियम 1786 और अधिनियम 1786 के बाद चार्टर एक्ट 1793 आया। चार्टर एक्ट के बाद चार्टर एक्ट 1813 आया। उसके बाद चार्टर एक्ट 13 के बाद 1833 आया। चार्टर एक्ट 1833 के बाद चार्टर एक्ट 1853 आया और चार्टर एक्ट 1853 के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आया। 1858 के बाद इसको संशोधित किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, फिर भारत शासन अधिनियम 1919, उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। और माफ कीजिएगा दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पहले जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े कुछ प्रश्न आएंगे अभी। भारत में शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला एक्ट जो था, अधिनियम जो था, वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1774 ईस्वी में। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति की अधिनियम के तहत की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद दोस्तों 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया?
रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला जो प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? वो दोस्तों वो है 4। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला जो प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वप्रथम कहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वह दोस्तों कोलकाता में। 31 दिसंबर 1600 को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर लिया। दक्षिण भारत भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। प्लासी युद्ध 1757 में कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेज शासन की नींव पड़ी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही भारत में कंपनी के प्रशासन का ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का प्रयास की शुरुआत हो गई थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में शुरू हुआ था, लाया गया था, उसको 1774 में स्टार्ट कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 4 थी, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में शामिल विषय थे सिविल, आपराधिक और नौसेना मामले। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी प्रिवी काउंसिल में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन हेतु किस अधिनियम को पारित किया गया था? वह है दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला जो प्रश्न है, पॉइंट है, वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया? वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल की गई थी। अगला जो प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों की प्रशासन पर नियंत्रण तथा निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अगला जो अधिनियम 1786 में आया, उसके पॉइंट्स देख लेते हैं। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1786 के अधिनियम ने इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी? वो है 1786 के अधिनियम से। अब इसके बाद आया चार्टर एक्ट 1793। 1793 में ये जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? वो है 20 वर्ष। इस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों के भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। वो है 1793 का चार्टर अधिनियम। इस चार्टर के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है। इसका जो सही उत्तर है वो है चार्टर
अधिनियम 1793। किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई? 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद जो आया चार्टर एक्ट 1813। किस चार्टर के द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया? वो है दोस्तों 1813, इसके द्वारा किया गया था। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। किस चार्टर के द्वारा भारत में शिक्षा पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। चार्टर एक्ट 1833। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। वह चार्टर जिसने बंबई तथा मद्रास के परिषदों को विधि निर्मात्री शक्ति समाप्त कर दिया? चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1733 किस धारा में यह उपबंध किया गया कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा? इसका जो सही उत्तर है 1887 धारा 87। किस चार्टर एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्र का प्रशासन अब ब्रिटिश संसद के नाम से किया जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1833। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ का प्रावधान किया गया, चौथा सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया? चार्टर एक्ट 1833। पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? मैकाले को। अगला जो पॉइंट है चार्टर एक्ट 1853। पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी व प्रशासनिक कार्यों का विभाजन किया गया? चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। किस एक्ट द्वारा गतिविधि किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1853। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में 1854 में एक समिति की स्थापना हुई, मैकाले समिति। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ किया गया। 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में किस राजलेख में ब्रिटिश संसद द्वारा किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? 1853 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 के अधिनियम के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858। ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नेंस ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया?
वर्ष 1858 ईस्वी में। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों में से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को क्या कहे जाने लगा? वायसराय। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दे दिया गया? भारत के राज्य सचिव को। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे दिया गया? भारत के राज्य सचिव को। किस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए बंद किया गया 15 सदस्य भारत परिषद का। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत के सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? उसका ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होना। अगला पॉइंट है भारत परिषद अधिनियम 1861। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा भारत सर्वप्रथम भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया। 1861 के अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई? वायसराय को। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन के सिद्धांत की स्थापना की गई। भारत के परिषद अधिनियम 1861। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने शुरुआत की। 1861वें परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण हेतु सम्मिलित किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? न्यूनतम 6 और अधिकतम 12। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल था 2 वर्ष। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें थीं। बंगाल 1862 ईस्वी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 ईस्वी, पंजाब 1897 ईस्वी। वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया 5 सदस्यों के रूप में। वायसराय को परिषद के कार्य संचालन हेतु नियमों का आदेश के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? 1861 अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का प्रथम प्रयास था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन का अधिकार दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3।
किस अधिनियम ने मद्रास तथा मुंबई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण हेतु सशक्त किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? मनोनयन का अधिकार भारतीय परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय परिषद अधिनियम को मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, न्यूनतम 10, अधिकतम 16। मुंबई तथा मद्रास में परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, न्यूनतम 8, अधिकतम 20। अतिरिक्त सदस्य बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई है? अधिकतम 20। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की निर्धारित कार्यकाल कितना था? 2 वर्ष। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या निर्वाचन हेतु कौन कौन सी रीति अपनाई गई? परोक्ष निर्वाचन रीति। किस सदस्य के द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्राचीन व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था। गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति। आपातकाल या विशेष आवश्यकताओं की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण अधिकार देने वाला अधिनियम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के अधिनियम के अधीन भारतीय प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किया जाता था। विश्वविद्यालय, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर। 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर। 1892 के अधिनियम गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय तथा प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न। 1892 के अधिनियम के द्वारा स्थापित व्यवस्थापिकाओं सभाओं की वास्तविक स्थिति थी परामर्शदात्री परिषदों जैसी। 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्व करता थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाला केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किन नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ था? जनवरी 1910 में। 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर दी थी 60 सदस्य। 1909 के अधिनियम के द्वारा वायसराय की
परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 69। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रधान प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। भारतीय सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश के विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधाएं प्रदान की थी? पृथक निर्वाचन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड माले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? मिश्रित निर्वाचन मंडल। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने वाले लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? एटी एरुलडेल। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियम के लिए क्या आवश्यक था? परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र की कितनी श्रेणियां थी? 3। विधायी परिषद के पूरक प्रश्नों की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1909। विधायी परिषद में लोक हितों के विषय को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में जानते हैं दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1909 की आधार सामग्री थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918। भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 का पारित किया गया दिसंबर 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 कब लागू किया गया? 3 जनवरी 1921 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? द्वैत शासन। 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में। आरक्षित तथा अहस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? मंत्रियों की सलाह पर। आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? कार्यकारी परिषद की सलाह पर। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विषयों का विभाजन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। उन्नीस के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था न्यायगमन नियमों के अनुसार। भारत के संविधान में सरकार को एकात्मक रूप से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु कृष्ण विचार करने वाला कानून कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919।
1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों का मध्य विवाद की स्थिति में मत किसका होता था? केंद्र सरकार का। 1919 में अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतीय स्तर विषयों की भूमि स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता था? गवर्नर का। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? 9 प्रांतों में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें कितने प्रकार की थीं? 1 सदनीय। किस अधिनियम के अंतर्गत या किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान सभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों के लिए की गई थी? सिखों, भारतीय ईसाई, यूरोपीय और आंग्ल भारतीयों के लिए। 1919 अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी मनोनयन के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतीय विधान सभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग। प्रांतीय विधान मंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। किस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय विधान सभाओं का कार्यकाल निर्धारित किया गया था 3 वर्ष। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधान सभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति नहीं थी गवर्नर में। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं का कार्यकाल निर्धारित किया गया था 3 वर्ष। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति नहीं थी गवर्नर में। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? पंजाब में। मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा, यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? वायसराय की अनुमति। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी? 1919 के अधिनियम के द्वारा। वो अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के अधिनियम के द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया 5 वर्ष। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? कर, विधि विधायक सभी प्रस्ताव, आर्थिक बिल। 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की परिषदों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी। न्यूनतम 8, अधिकतम 12। 1919 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई थी 3, 2 से बढ़ाकर। 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद का मत अति आवश्यक था? आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। किस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का प्रतिशोधन किया गया? 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा।
इस अधिनियम के द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार में विविध विषय थे: नाविक, सेना, वाहन संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तथा कार, मुद्रा, ऋण, आय के साधन, फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाओं आदि। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे: स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समिति, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस और कारागृह। 1909 के अधिनियम को किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? कांग्रेस के मध्यमार्गियों द्वारा। मुंडीमैन समिति किसके लिए गठित की गई थी? 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। भारत में गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी, यह कथन संबंधित है। 1919 के अंतर्गत अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेष अधिकारों के संदर्भ में किस ने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसका कथन था कि चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे स्वतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे? महात्मा गांधी। अगला जो पॉइंट है, बिंदु है, वो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में। आइए चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। भारत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश संसद ने भारतीय शासन अधिनियम 1935 को पारित किया था अगस्त 1935 में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषता क्या है? भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना और केंद्र में द्वैध शासन। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी गवर्नर जनरल में। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द कहकर प्रोत्साहित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत में संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी 321 तथा 10 अनुसूचियां। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ का सम्मिलित होना आवश्यक था भारतीय राजाओं के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाले सभी रियासतों के शासक के अनिवार्य था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन सम्मिलित होना सभी रियासतों के लिए रियासत के शासक के अनिवार्य था। अंगीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति की गई ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में, संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता और अधिकारी के रूप में। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी? 3। संघीय सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय तथा समवर्ती सूची 36 विषय। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची रखने में प्रमुख विषय थे: सशस्त्र सेनाएं, डाकतार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं आदि।
भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी सूची में उल्लिखित यही किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया? गवर्नर जनरल के आदेश से, केंद्रीय अथवा प्रांतीय विधान सभाओं को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय कार्यपालिका में आरक्षित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल, वायसराय तथा उसके 3 सदस्यीय परिषद के द्वारा। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका हस्तांतरित विषयों का प्रशासन किया जाता था गवर्नर जनरल तथा उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता का अधिकार किसे प्रदान किया गया? गवर्नर जनरल, वायसराय को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषयों के संदर्भ में गवर्नर जनरल किसके अधीन था? भारत के सचिव के। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल सदस्यों की नियुक्ति तथा पदच्युति केंद्रीय विधानसभाओं का सत्र आउट करता विधेयक पर स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार था गवर्नर जनरल के पास। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अधीन संघीय विधानमंडल व्यवस्थापिका सदनीय थी 20 सदनीय। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधान मंडल केंद्रीय विधानसभा के सदनों में प्रावधानित सदस्यों की संख्या थी। उच्च सदन में 260 और निम्न में 375। 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में 20 सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई? बंगाल, बिहार, असम, मुंबई, मद्रास तथा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुच्छेद प्रपत्र इंस्टीट्यूट ऑफ इंस्ट्रक्शन को भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? राज्य के नीति निर्देशकों के तत्व के रूप में। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक को संदर्भ में मतभेद की स्थिति में सुलझाने की ये किसके द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आउट किया जा सकता था? गवर्नर जनरल के द्वारा। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों के निपटारे हेतु किस न्यायालय की स्थापना की गई? फेडरल न्यायालय, संजय सूची, दिल्ली। वर्ष 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि एक कार से ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? वो है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस वायसराय ने कहा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए सर्वोत्तम तरीका है? लॉर्ड लिथगो। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। अब आता है दोस्तों क्रिप्ट मिशन 1942 के बारे में जान लेते हैं कुछ। क्रिप्ट मिशन किस वर्ष भारत आया? 1942 में। क्रिप्ट किस प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के निर्वाचित संविधान सभा के लिए किया जाएगा? क्रिप्ट मिशन प्रस्ताव में किस प्रस्ताव में यह किया गया कि भारत को डोमिनियन स्टेट प्रदान किया जाएगा? क्रिप्ट मिशन। भारत में संघीय और व्यवस्था का निर्माण होगा तथा ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतें भी शामिल होंगी, यह प्रस्ताव लाया गया क्रिप्ट मिशन के माध्यम से। प्रांतों में रियासतों के संविधान को स्वीकार करने अस्वीकार करने की शक्ति का प्रावधान किया गया क्रिप्स प्रस्ताव में। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने किस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि क्रिप्स मिशन में पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था।
कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों अस्वीकार कर दिया था? क्योंकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता मांग कर रही थी, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव केवल डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला जो पॉइंट है वो है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन भारत आया मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। यह मिशन जिसने संविधान निर्माण निकाय को स्वीकृति प्रदान किया। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक एक सदस्य कितनी जनसंख्या का सदस्य प्रतिनिधित्व करता था? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर। इस मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन में उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक न्यायोचित व्यवहार योजना बनाया था। कैबिनेट मिशन ने इस मिशन के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला संघवाद के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित की गई संविधान निर्माण सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या 389 में ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई सीटों की संख्या 398। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों की कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? 4। कैबिनेट मिशन द्वारा निर्धारित संविधान सभा में निर्माण में देशी रियासतों के लिए जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी 93। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदाय के बीच उनकी संख्या के अनुपात में किया गया? 3। मुस्लिम, सिख व सामान्य। कैबिनेट मिशन योजना के तहत देशी रियासतों के प्रतिनिधि के चयन का प्रावधान किया गया था रियासतों के प्रमुखों के द्वारा। भारत में अंतरिम सरकार का गठन। भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के माध्यम से। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने सदस्य अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान किया गया था? 14। 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग और 1 एंग्लो इंडियन, 1 सिख और 1 पारसी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को। अंतरिम सरकार के पुनर्गठन के बाद मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों ने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया? 5। अंतरिम जो सरकार बना था उसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष, विदेश व राष्ट्रमंडल मामले देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह और सूचना प्रसारण विभाग व रियासत, लियाकत अली खान को वित्त विभाग मुस्लिम लीग, बलदेव सिंह को रक्षा विभाग, जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति विभाग, सी राजगोपालचारी को शिक्षा विभाग, गजनफर अली को मुस्लिम लीग थे स्वास्थ्य विभाग, जोगिंदर मंडल विधि विभाग मुस्लिम लीग के थे, CH भाभा कार खान और बंदरगाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री, और आसफ अली को रेलवे विभाग, जगजीवन राम को श्रम विभाग, आई चंद्रीगढ़ वाणिज्य विभाग, अब्दुल सब निस्तार डाक विभाग, संचार विभाग। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स के किस तिथि को पारित किया गया? 16 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश सम्राट ने कब स्वीकृति प्रदान की थी? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी से। भारत सचिव या भारत के प्रधानमंत्री
भारत के मंत्री का पद किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल का पद केवल संवैधानिक रह गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? माउंटबेटन योजना। किस कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को अस्वीकार कर दिया था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। भारत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल का विदेशी मामलों, वैज्ञानिक शोध इनके पास था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना एवं प्रसारण राज्य के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य कृषि विभाग, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पास शिक्षा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास विधि, जॉन मथाई के पास रेलवे एवं परिवहन, जगजीवन राम के पास श्रम, सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास था उद्योग एवं आपूर्ति, RK सन्मुख सेक्रेटरी के पास वित्त, राजकुमारी अमृता कौर के पास स्वास्थ्य विभाग, CH बाबा के पास वाणिज्य, रफी अहमद किदवई को संचार और NB गॉडविल को कार्य एवं खान ऊर्जा विभाग। इसका स्मरण करने वाली चीजें हैं कुछ, वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 1600 ईस्वी का राजलेख चार्टर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम बताता है 1786 ईस्वी को, प्रथम चार्टर एक्ट 1793, द्वितीय 1813, तृतीय चार्टर एक्ट 1833, चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853, भारतीय सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी, प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861, द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1892, तृतीय भारत परिषद अधिनियम 1919, पार्लियामेंट्री सुधार जिसको नाम से जाना जाता है, भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू 1919, साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927, भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, कृषि मिशन 1942, बेबल योजना 4 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, कैबिनेट मिशन का जो था मार्च 1941 ईस्वी, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। इसी के साथ ये हमारा आज का जो पृष्ठभूमि था भारतीय संविधान का दोस्तों और खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में संविधान से संबंधित कुछ चीज़ें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ भी त्रुटि होती है उसमें आपको लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम उसको सही कर सकें। तब तक के लिए नमस्कार।